वेलकम टू थर्ड चैप्टर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपीएसटी एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी कि बैलेंस शीट क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग हमारी एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारा एक और फाइनेंशियल शीट होता है जो कि मेनली डील करता है एक कंपनी के प्रॉफिट लॉस यानी कि मुनाफे और घाटे के साथ। और भी हम उसमें कुछ चीजें पढ़ते हैं। सेम बैलेंस शीट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप कंपनी के पीडीएफ में जाओ, या तो आप सिंपली moneycontrol.com के ऊपर जाओ। आपको जो है गूगल के ऊपर जाना है और सर्च में लिखना है मनी कंट्रोल। ठीक है, मनी कंट्रोल आपको लिखना है, moneycontrol.com। इस तरीके से आपको वेबसाइट खुल जाएगी। हम लोग जो है एग्जाम्पल ओला इलेक्ट्रिक को खोलते हैं। ओला इलेक्ट्रिक में आपको सबसे पहले जो है अभी 56 रुपीज पे स्टॉक चल रहा है, और आज ये 10% कैसे जब दिखाया है। चलो कोई नहीं, हम लोग नीचे आते हैं और हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा फाइनेंशियल शीट्स के अंदर डिटेल फाइनेंशियल में सेकंड नंबर पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ये नए टैब में खुलेगी। और सेम बैलेंस शीट की तरह प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी जो है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्टैंड अलोन, एक होता है कॉन्सोलिडेटेड। स्टैंड अलोन जैसे कि हमने बैलेंस शीट वाले चैप्टर में बात की थी कि जितने भी ओला इलेक्ट्रिक के इंडिया के अंदर ऑपरेशन है, उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें स्टैंड अलोन के अंदर देखने को मिलेगा। और कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है कि ओला इलेक्ट्रिक के जितने पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑपरेशन है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें कॉन्सोलिडेटेड के अंदर देखने को मिलेगा। हमने उस वक्त भी बात की थी कि हम लोग जो है ज्यादातर 90% ऑफ द टाइम स्टैंड अलोन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या बैलेंस शीट को ही देखते हैं, बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम इंडिया के ऑपरेशन को देखने में ही ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हमें बैलेंस शीट की तरह दो तीन चीजें नहीं देखनी, बल्कि इसमें पांच छह चीजें देखनी है। और हर एक चीज जो है अलग अलग चीजों को सिग्निफाई यानी कि रिप्रेजेंट करती है। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले किसी भी कंपनी के अंदर जो नेट रेवेन्यू है, ये वाला, या आप नेट सेल्स कह लो, जो भी कह लो, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे अगर हम ओला इलेक्ट्रिक के केस में देखेंगे, यहाँ पे 130 CR है, 107 यानी गिरा है, फिर और थोड़ा सा बढ़ा है, फिर थोड़ा सा और बहुत ज्यादा बढ़ा है, फिर से गिरा है। इसका मतलब ये जो है एक सही ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, बल्कि ऊपर नीचे कर रहा है। टोटल रेवेन्यू आप कह लो या नेट सेल्स आप कह लो, इसका ये मतलब है कि जो ये कंपनी के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनसे उनकी नेट सेल या रेवेन्यू कितना कमा रहे हैं वो लोग। प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट अलग होता है, ये नेट रेवेन्यू होता है, कितना पैसा उनके पास वो जो ऑपरेशन उनका बिजनेस का है वो करके आ रहा है। ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। एक अच्छे कंपनी के अंदर वो एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। जो एक इंटरमीडिएट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर ये जो टोटल रेवेन्यू है या नेट इनकम आप कह लो, नेट डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डिफरेंट होता है। ये उसमें ऊपर नीचे होता है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक में है। उसके बाद जो एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होता है, उसके अंदर जो हमारे पास ये नेट सेल्स है, नेट रेवेन्यू होता है, ये हमेशा गिरता है। तो हम ओला इलेक्ट्रिक को इंटरमीडिएट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, वो हमें देखनी है कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल या कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, एक कंपनी अगर और एग्जाम्पल हम ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। एक ओला इलेक्ट्रिक को अगर और स्कूटर्स को बनाना है, इसका मतलब ये है कि उनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, बैटरी चाहिए होगी, या प्लास्टिक चाहिए होगा, या वो कहाँ से मीटर को सोर्स स्पीडोमीटर कहाँ से लाते होंगे, टायर कहीं से लाते होंगे। ये उनका रॉ मटेरियल हो गया। तो अगर ओला इलेक्ट्रिक कंटिन्यूअसली ग्रो कर चाहती है या ग्रो करेगी, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होगा या रॉ मटेरियल्स कंज्यूम होगा या उसका जो कॉस्ट होगा वो बढ़ेगा, बिकॉज उनको और रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा और प्रोडक्शन करने के लिए। इसका मतलब ये है कि जो एक अच्छी कंपनी होती है, उसका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने जीरो दिखाया, लेकिन अगर आप बाकी चीजों में देखेंगे, परचेज ऑफ स्टॉक्स इन ट्रेड वगैरह, इनको आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मेनली आपको ये याद रखना है, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड होता है, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप किसी और कंपनी का स्टॉक खोलेंगे, एग्जाम्पल बजाज ऑटो का या टीवीएस मोटर्स का, उनमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, वो हमें देखनी है ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। देखो, जो एक कंपनी होती है जो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है अपना कंपनी का एक्सपेंड कर रही है, अच्छा बड़ा कंपनी बना रही है, बढ़ने वाली है, तो वो जो है ऑब्वियसली और ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करेगी। ठीक है, और जो उनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी बढ़ाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी है जो कि अच्छी है, जो कि अंदर से, यानी कि एक तो बाहर से हो गया सेल्स दिखाना, दूसरा अगर वो अंदर से एक्सपैंड कर रही है, ग्रो कर रही है, तो वो सीधा सी बात है,
वो जो है और एम्प्लॉयर्स को हायर करेगी और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स होंगे उनकी सैलरी को भी बढ़ाएगी। इसका मतलब ये है कि अच्छी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होगा, कहीं पे एम्प्लॉय एक्सपेंस होगा, कहीं पे एम्प्लॉय कॉस्ट होगा, डिफरेंट नेम से, लेकिन मतलब सेम है। ये जो है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। जैसे हम ओला इलेक्ट्रिक के केस में देखेंगे, पहले 37 था, फिर 140 था, फिर 80 हो गया, फिर 110 हो गया, फिर 63 हो गया। इसमें भी हमें जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है ओला इलेक्ट्रिक के केस में टोटल रेवेन्यू की तरह ऊपर नीचे हो रहा है, एक सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब ये एक इंटरमीडिएट, जैसे कि मैंने बात की, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसलिए मैंने आज इस एग्जांपल को पिक किया है। जो एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। मतलब पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। और जो एक अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं होता है, इतनी अच्छी परफॉर्मिंग कंपनी नहीं होती है, उसके अंदर जो हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है जनरली। उसके बाद हम लोग को नीचे आना है और ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर एग्जेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, इसको भी हमें देखना है। इसके बाद आप एबिटा भी देख सकते हो। एबिटा क्या होता है? एबिटा हमारा सिंपल सा होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्गेशन। ये देखो डेप्रिसिएशन, एमोर्गेशन एक्सपेंसेस यहाँ पर है। इसके बाद आप एबिटा भी देख सकते हो। ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक में है, मतलब ये कंपनी जो है वो लॉस में है और ये हमारा सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है। इसमें तो हमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना। जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर जो ये होगा, चाहे एबिटा हो या चाहे नेट प्रॉफिट एंड लॉस हो बिफोर टैक्स, वो हमेशा अगर नेगेटिव में है, इसका मतलब ये है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ये प्रॉफिट नहीं कमा रहे, पैसा नहीं कमा रहे, इसके अंदर हमें इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं कोई एक और एग्जांपल दूं, यहाँ पर एक नए शेयर के, जैसे कि हम टाटा मोटर्स खोलेंगे या हम लोग टीवीएस मोटर्स को खोलते हैं, टीवीएस मोटर्स हम लोग सर्च करेंगे, तो ये है हमारे पास टीवीएस मोटर्स। इसमें भी हम लोग सेम नीचे जाएंगे और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट टीवीएस मोटर्स का काफी अच्छा है। अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका ये जो है वो पहले 786 करोड़ रुपये प्रॉफिट है, यहाँ पे माइनस नहीं है, मतलब ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। फिर 826, 1243, फिर 2003, फिर 2780। देखो यहाँ पर किस तरीके से, चाहे फिर वो प्रॉफिट बिफोर एग्जेप्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स हो या प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स हो, वो एक सही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले 700 था, फिर 800 था, फिर 1200 था, फिर 2000 हो गया, फिर 2700 हो गया। काफी अच्छी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। जबकि ओला इलेक्ट्रिक में नेगेटिव में था, तो वो हमें पहला ही रेड फ्लैग है, उसकी तरफ हमें देखना भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अच्छी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है, जैसे कि टीवीएस मोटर्स, इसके अंदर जो आपका ये होगा एबिटा होगा या आपका प्रॉफिट हो बिफोर टैक्स हो, वो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलना चाहिए। जबकि अगर नेगेटिव में है तो वो रेड फ्लैग है, और अगर ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कभी ज्यादा कभी कम, तो वो इंटरमीडिएट हम मान सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस है बिफोर टैक्स। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट चीज देखनी है, वो हमें देखनी है कि कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। इंटरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है लोन के इंटरेस्ट की। अगर कंपनी, जैसे हम लोगों ने बैलेंस शीट पढ़ा था, शॉर्ट टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसके ऊपर कंपनी को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता होगा। जो वो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो विद टाइम डिक्रीज होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, इंटरेस्ट को हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट भी कहते हैं। दोनों सेम चीज है, अलग अलग नाम, अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग वेबसाइट्स पे होता है। फाइनेंशियल कॉस्ट जो आपको देखने को मिलेगा, पहले 102 था, फिर 141 था, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया। ये थोड़ा सा इसके लिए रेड फ्लैग की बात है। अदरवाइज अगर आप टाटा मोटर से 2-3 और शेयर से अगर आप उनका फाइनेंशियल कॉस्ट देखोगे, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। फिर भी ये भी इतना ग्रेजुअल या तेजी से तो नहीं बढ़ा है, लेकिन हाँ बढ़ा है, तो ये थोड़ा सा हमारे रेड फ्लैग है। और ये बात आपको याद रखनी है, एक जो अच्छी कंपनी होती है, उसका जो फाइनेंशियल कॉस्ट होता है, यानी कि इंटरेस्ट होता है जो उसको लोन्स के ऊपर देना है, वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे कर रहा है तो इंटरमीडिएट है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो एक रेड फ्लैग है। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है कि हमें इसके बाद जो चीज देखनी है वो हमें स्क्रॉल डाउन करनी है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। पीरियड से यहाँ पे क्या मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 तक इन्होंने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है। अगर यहाँ पे होगा 2023 के कॉलम में, इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल ईयर 22 से लेकर फाइनेंशियल 23 तक इन्होंने क्या किया है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है फॉर द पीरियड, ये हमारा आ रहा है 2083 करोड़। फिर उससे पहले 1491 था, फिर 893 था, फिर 612 था, फिर 592 था। इसका मतलब ये है कि टीवीएस मोटर्स ने एक तो प्रॉफिट कमाया है और एक सही ऑर्डर में कमाया, पहले 5, फिर 6, फिर 8, फिर 14, फिर 20। ये एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाएगा इस कंपनी के लिए। अगर हम इसके बदले में ओला इलेक्ट्रिक को देखेंगे, अगर हम ओला इलेक्ट्रिक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोलेंगे, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि जो इनका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड है, वो पहले -4.1 था सीआर, उसके बाद -103, -22, -38, -26। इसका मतलब ये है
कि ये जो कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक ये लॉस में है। चलो ठीक है, ये अब फिर लॉस से आ गए हैं, 222 था, फिर 38 था, फिर 26 है, लॉस से रिकवर कर रही है। लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है, इस कंपनी में इन्वेस्ट हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। जबकि टीवीएस मोटर्स जो है वो एक तो प्रॉफिट भी कमा रहा है और एक सही ऑर्डर के साथ अपने प्रॉफिट को भी ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि हमें देखनी होती है बैलेंस शीट के अंदर, और ये नंबर्स अगर पॉजिटिव में है, नेगेटिव में और किस ऑर्डर में है, हमें बताते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये एक बुरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इंटरमीडिएट है, अच्छा है। इसके अलावा एक चीज आपको मैं एक एडिशनल टिप देना चाहूंगा, जो हमारे पास हमने बात की थी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अब यहाँ पे टीवीएस मोटर है, इनको बाइकें बनानी है या जो भी ये बनाते हैं, उसके लिए इनको टायर लगेगा, इंजन लगेगा या बाकी रॉ मटेरियल जो ये सोर्स करते होंगे, ये उसकी कॉस्ट है। देखो 11,000, फिर 12,000, 15,000, 19,000, 23,000, मतलब ये बढ़ रहा है। जैसे कि हमने बात की, अच्छा जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, जो कि यहाँ पे टीवीएस मोटर्स के केस में है। अगर आपको ये बात याद रखनी है कि अगर यहाँ पर 19,000 से ये 23,000 हो गया है, अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में इन्होंने ज्यादा रॉ मटेरियल को कंज्यूम किया है, इसका मतलब ये है 100% तो नहीं है, मोस्ट लाइकली जो इनका नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट मार्च के अंदर या मार्च एंडिंग अप्रैल में जो हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा आएगा टीवीएस मोटर्स का, उसमें भी टीवीएस मोटर अच्छा काम करेगी। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड होता है, अगर ये पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल अच्छा है, तो जनरली या मोस्ट लाइकली जो अगले साल अब ये काम करेंगे उसमें भी आपको एक दिखेगा कि इन्होंने काफी अच्छे से प्रॉफिट भी कमाया है और बाकी चीजें भी करी है। इसका मतलब ये है, पिछले साल के रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और इस साल के रॉ मटेरियल कंज्यूम को कंपेयर करके हम एक सिचुएशन या आप प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। ज्यादातर ये सही होता है, बट कभी कभी होता है कुछ, मतलब कोविड जैसी सिचुएशन हो गई तब आपको दिखेगा कि ये काम नहीं करता। लेकिन अगर आप बैक टेस्ट करोगे या बहुत सारी कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को खोलोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम हुआ है, मोस्ट लाइकली अगले साल भी आपको देखने को मिलेगा कि टीवीएस मोटर या जो भी स्टॉक होगा वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये हम लोगों ने बात की कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, इसके अंदर क्या चीजें हम लोग को देखनी है, और मैंने आपको एडिशनल टिप लास्ट में बताई। अब हम लोग मिलेंगे हमारे फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स के नेक्स्ट चैप्टर में।